नमस्कार मित्रों, एसएस गुजराती लैंग्वेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं संगीता शुक्ला, आपकी कोच। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं गुजराती को नॉन गुजराती स्टूडेंट्स के लिए इजीली कैसे वो लोग सीख सकते हैं, इसके लिए उसको हिंदी में सिखा रही हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठते हैं उनके लिए गुजराती सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का विषय है हमारा संज्ञा। संज्ञा यानी નાઉન। નાઉન मतलब कि संज्ञा ત્રણ પ્રકારની હોય છે: વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચक અને भाववाचक। संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई एक ચોક્કસ व्यक्ति, वस्तु, स्थળ के पदार्थના नामने व्यक्तिवाचक संज्ञा કહેવાય છે। जैसा कि आपको पता ही है कि हर किसी चीज का हम नाम देते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना नाम के हो। तो जो भी वस्तु का नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। कोई भी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, हम सबने सभी का नाम दिया हुआ है। हम उसको उसी नाम से पहचानते हैं। तो जिस भी वस्तु का नाम होता है तो वो नाम को हम संज्ञा के द्वारा पहचानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि गंगा भारतनी लांबी नदी छे। अब लांबी मतलब लंबी, तो गंगा भारत की लंबी नदी है। इस वाक्य में गंगा शब्द जो है वो संज्ञा होगा। इसी प्रकार रमेश होशियार छोकरो छे। छोकरो होशियार, होशियार मतलब होशियार और छोकरो मतलब लड़का। तो रमेश होशियार लड़का है। तो इस वाक्य में क्या हुआ संज्ञा? रमेश, क्योंकि हमने लड़के को नाम दिया हुआ है रमेश। इसी प्रकार लाल किल्लो सुंदर छे। अब गुजराती में लाल किला नहीं बोलते। हिंदी में जैसे आप लाल किला बोलते हैं तो गुजराती में इन्हें कहवाय लाल किल्लो। ल आधा और उसको दूसरा ल जोड़ता है, तो लाल किल्लो मतलब रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट सुंदर है। इसी प्रकार लिमड़ो बहु उपयोगी छे। लिमड़ो किसको कहते हैं? लिमड़ो मतलब नीम का पेड़। नीम का पेड़ कढ़ी पत्ता। तो गुजराती में कढ़ी पत्ता या नीम का जो पत्ते होते हैं, जिसको हम दाल में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं और स्पेशली उसको कढ़ी में डालते हैं, इसलिए उसको कढ़ी पत्ता के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसलिए उसको कढ़ी पत्ता भी कहते हैं। तो ये था हमारा संज्ञा किसको कहते हैं। तो संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अभी हमने सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब जाति, जो एक किसी पूरे समूह को जो आइडेंटिफाई करता है। जैसे स्टूडेंट्स हो गए तो एक वो समूह हो गया, बच्चों का समूह। उसमें हम ये नहीं बता रहे कि कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं, एक समूह हो गया। फिर फूल हो गए कि बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो फूल क्या है? एक पूरी जाति आ गई। उसमें हम ये नहीं बता रहे कि कमल का फूल है या गुलाब का फूल है। तो जो भी पूरी जाति को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि जे व्यक्ति के पदार्थना आखा वर्ग के जातिनो बोध करावे तेने जातिवाचक संज्ञा कહેવાય છે। દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થીઓ મેદાનમાં રમે છે। વૃક્ષ ઉપયોગી છે। ભારતમાં અનેક રાજ્યો છે। અમે કોઈ સ્પેસિફાઈ રાજ્ય નથી બતાવી રહ્યા કે गुजरातનું राज्य છે કે બિહારનું राज्य છે કે उत्तर प्रदेश છે। अनेक राज्यों છે। तो पूरे जो બધા राज्य सुंदर फूल છે। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो जो पूरी जाति को बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। तो क्या है ऐसी चीजें कि जैसे गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया,
फिर सेवा, किसी का विचार, मिठास, खट्टापन, कड़वापन, हम उसको अनुभव कर सकते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। तो इसकी परिभाषा શું છે આની? જે જોઈને સ્પર્શી ના શકાય, मतलब टच नहीं कर सकते, જે જોઈને સ્પર્શી ના શકાય પણ માત્ર અનુભવી શકાય એવી ક્રિયા કે ગુણને દર્શાવે તેને ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે. તો દાખલા તરીકે પ્રેમ, મીઠાસ, સેવા, ક્રોધ, ગુસ્સો. ક્રોધ અને ગુસ્સો તો સેમ જ છે, તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એને ગુસ્સો પણ કહી શકાય અને ક્રોધ પણ કહી શકાય. બંને શબ્દો ગુજરાતી માટે એપ્લિકેબલ છે. એના પછી તમે કડવાપન, કડવું એને ગુજરાતીમાં કહેવાય કડવું, ગળ્યું. તો એ બધા જે વિચારો છે એ ભાવમાં આવે. તો આજે આપણે શીખ્યું કે સંજ્ઞા કોને કહેવાય છે.